किस तरीके से प्रशासन के द्वारा जानवर को भी आदमी ऐसे नहीं मारता होगा जिस तरीके से प्रदेश की पुलिस ने किसान को कल पीटा। जितनी भी हम इसकी निंदा करें उतनी कम होगी। जानवर को क्या लातों से मारते हैं, यहां तो इंसान को लातों से मारता है। क्या पुलिस का व्यवस्था है। प्रशासन शायद यह भूल गई है कि उनको इसलिए रखा जाता है कि वो इंसानों की जान माल की रक्षा करे, ना कि उसकी जान ले। किस इंसानों की जान लेने के लिए नहीं प्रशासन की बहाली हुई है, इंसानों की रक्षा करने के लिए उनकी बहाली हुई। और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे भाजपा शासित प्रदेशों में होते हैं, लेकिन ठीक उसका विपरीत आपको देखने को मिलता है। यह वही शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। 2 साल पहले किसान आत्महत्या करते थे मध्य प्रदेश के अंदर, रोड पे आते थे और ये गोली चलवाने का मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार काम करती थी। नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम में लगता है शिवराज सिंह चौहान, शिव के राज, शिवराज, लेकिन काम इतना घटिया। थू थू थू, कितनी घटिया तरीके से सत्ता हासिल की, कितनी घटिया तरीका है आपका सत्ता चलाने का मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। बहुत ही किसी एंगल से नहीं लगता कि ये सत्ता चलाने योग्य है। कहें तो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य देश दीमक, समझ रहे हो, दीमक। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक दीमक। पूरे देश को खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे अन्य कोई राज्य हो, चाहे मैं कह रहा हूं गुजरात ही क्यों नहीं हो। ग्रामीण इलाकों का आप सकल सूरत जाके गुजरात में देख लें क्या हाल है। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है तो गुजरात में करता है, महाराष्ट्र में करता है, मध्य प्रदेश में करता है। और तीनों जगह अभी मान लीजिए कुछ दिन से कांग्रेस की एनडीए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, नहीं तो सबसे अधिक ये 3 प्रदेश में देश के किसान आत्महत्या करते हैं। शासन भाजपा का कैसा शासन है भाई, कैसा शासन चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश की ही देख लीजिए। आए दिन पुलिस प्रशासन एक गुंडा तंत्र की तरह, जैसे गुंडे पेश आते हैं उसी तरीके से अगर गुंडा कहे अभी के प्रशासन को तो कोई बुरा नहीं होगा। कल जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, गुंडे ही इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रोल है। किसी एंगल से हम इस रोल को सही नहीं ठहरा सकते। जनता की ये रक्षा नहीं कर रहे, जनता के भक्षक बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये जनता के लिए नहीं बने हैं, जनता इनके लिए बनी है। लोकतंत्र तो सिर्फ एक शब्द में अच्छा लगता है। कहीं भी भारत के अंदर लोकतंत्र जैसा कोई विधि व्यवस्था नहीं है। किसी एंगल से नहीं लगता कि लोकतंत्र भारत के अंदर है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिहार में ही देखिए ना, 29 दिन पहले एक गंडक नदी पे पुल का उद्घाटन किया गया है, जिसको कहा गया कई जिलों से संपर्क इसका जुड़ेगा।
29वें दिन पुल ध्वस्त हो जाता है। कैसा विकास दौड़ रहा है नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में, आप लोग समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले साल नेशनल हाईवे बना था गुड़गांव से राजस्थान की ओर, 2 महीने में वो भी क्षतिग्रस्त। तो कैसी लूट मची हुई है, कैसी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप लोग समझ सकते हैं। वो अलग बात है, हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के, मैं तो शुरू से कहता हूं और हर दिन कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदू मुसलमान की लोगों में नफरत नहीं पैदा करती तो 2 मत भारतीय जनता पार्टी को देश में प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 2 मत प्राप्त नहीं हो सकते, 2 मत। वरना मैं तो कहता हूं लड़ लो, बिहार का चुनाव है ना, और देखो ना आप चुनाव की कितनी इनको पड़ी रहती है। पूरा देश संकट से जूझ रहा है, महामारी देश में फैल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की पड़ी हुई है, चुनाव जीतने की पड़ी हुई है, बिहार के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। कौन जिएगा कौन मरेगा इस महामारी में कोई मतलब नहीं है भैया। नेता हैं, सारा देश का पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, पूरे मुल्क का पैसा है, विदेशों से पैसा लेते ही हैं, उनकी दलाली करते ही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आम आदमी मर रहा है ना, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा ही होगा पीछे अमित शाह जी आधे घंटे के लिए टीवी पे आए थे, 150 करोड़ खर्च किया, लेकिन मात्र 100 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं था इनके पास। लॉलीपॉप कौन सा मोदी जी ने अभी पीछे दिया था बिहार की जनता को कि हम नवंबर लास्ट तक हम 5 किलो अनाज देंगे। भैया भिखमंगे हैं, देश की जनता भीख दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एहसान जता रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश की जनता के ऊपर, क्योंकि जानते हैं नवंबर में लास्ट में चुनाव है, लास्ट में 22-23 तारीख तक चुनाव है बिहार में, इसलिए नवंबर तक ही वादा किया गया। नवंबर खत्म, किस्सा खत्म। एक चीज तो जरूर है, चाहे आप जितनी भी अपना पीठ थपथपा लें, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि जो कांग्रेस ने ये 2 किलो रुपए अनाज नहीं देता, तो जो आज हिंदुस्तान की पोजीशन है, जिस कदर से नरेंद्र मोदी की सत्ता आने से बेरोजगारी पूरे देश में महामारी की तरह बेरोजगारी फैल गई, ये लोग, मैं कह रहा हूं देश का 25% 40% आदमी भूखों मरता अभी, लेकिन उस पे भी ये एहसान जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हम दे रहे हैं। कि अपने बाप के घर से दे रहे हो? गरीबों का खून चूस के उनको बदले में दे रहे हो महीने में 5 किलो अनाज, उनका खून चूस के। हमारी बात से तो आप लोग को बहुत मिर्ची लगती है, लगेगी क्यों नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा मिर्ची की तरह लगती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सच्चाई बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं होती। जब इस कोरोना वायरस में 10 करोड़ आदमियों की नौकरियां चली गई, 10 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गए, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है देश का। डेली भाषण होता है, डेली भाषण होता है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मैं तो निर्वाचन आयोग से अपील कर रहा हूं कि बिहार का चुनाव 6 महीने के लिए कम से कम टाल दिया जाए, जब तक ये महामारी है। भारतीय मित्र पार्टी को कोई शौक नहीं है कि हम चुनाव में अभी जाएं, अभी पोजीशन चुनाव में जाने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, नीतीश बाबू के लिए होगा,
आरजेडी के लिए होगा, लेकिन नहीं, हम अभी चुनाव को अहमियत नहीं देते हैं, हम इंसानों की जिंदगी को अहमियत देते हैं। जिंदगी रहेगी तो बहुत सारे चुनाव आदमी देखेगा, लड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जब तक 1 साल पूरी तरह से ये बीमारी महामारी खत्म ना हो जाए या जब तक इसकी दवाई फाइनल ना बन जाए, तब तक चुनाव की बात ना की जाए। क्योंकि लोग चुनाव में प्रचार में निकलेंगे, नेताओं को क्या पड़ी है, नेताओं के पास बहुत पैसा है, पता नहीं कहां कहां से इनकी सेटिंग होती है, ये तो किसी तरह बच जाएंगे, मरेंगे तो गरीब मजदूर आदमी मरेंगे, इनका क्या जाएगा। अभी आपने देखा उस रैली के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 50 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं पटना में। अब ये तो अमित शाह जी अपना भाषण दे के चले गए, और वो बेचारे कार्यकर्ता, क्या लालच है इन कार्यकर्ताओं को, नेताओं के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में बेचारे जीवन बिता देते हैं। सोचते हैं कि कभी हमारा भी मौका मिल जाएगा, हम भी कभी बन जाएंगे कुछ इसी चक्कर में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभी की राजनीतिक पैसों की राजनीतिक है। पैसा पैसा फेंक तमाशा देख। देखे हैं कभी किसी गरीब आदमी को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया हो? तो ये सब चीजें हैं, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता है कौन मरे कौन जिए। भारतीय मित्र पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी, कि हमने लोकसभा चुनाव में भी 10 टिकट दिए थे, हमने गरीब आदमियों को टिकट दिया था। हम बताते हैं कितने कम पैसे में आप चुनाव लड़ सकते हो। बिहार विधानसभा का भी चुनाव चाहे टाइम पे हो या बाद में हो, जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है अपना कर सकता है। 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। 90% गरीब मिडिल क्लास को हम टिकट देंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही जो आजादी के समय में सपना देखा गया था कि गरीब किसान ये सब पार्लियामेंट में विधानसभा में पहुंचे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब कहावत है ना, पैसे का बोलबाला, तो आप कोई भी बड़े राजनीतिक दल में देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो या एबीसीडी, जो भी राजनीतिक दल है हिंदुस्तान में, देखते हैं टिकट किसको मिलता है। आप पूरे जीवन झोला उठाते उठाते जीवन बिता देते हैं, आप जमीन तलाश तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तब उस टाइम के अंदर एक कोई हवाई जहाज से प्लेन से आता है बंदा, माल फेंकता है और टिकट लेके उड़ जाता है। अब उस व्यक्ति के लिए आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। इसीलिए भारतीय मित्र पार्टी का हमने गठन किया है, क्योंकि मैं भी लगभग 15 साल कांग्रेस का झोला ढो चुका हूं, कांग्रेस पार्टी का। और आपको बताऊं, स्टार्टिंग मैंने भारतीय जनता पार्टी से ही की थी। मैं हालांकि उसका सदस्य नहीं बना, 98-99 की बात है, वाजपेयी जी को वोट कराया, बेहतर नेता थे, बेहतर लीडर थे, पूरी दुनिया तारीफ करती है, क्योंकि नेता के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर थी। उनके बोलने का एक तरीका, शैली लाजवाब। और नेता कोई भी हो, उसकी जो बोले वो करे तो वो नेता। नेता वो नहीं कभी बन सकता है जो बोले जो करे ही ना। जैसे आप फिर कहेंगे हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री जीवन में कभी सत्य बोला ही नहीं।
ये सब चीजें हमें सीखनी है, बदलना है, थोड़ा सा अपने आप को बदलें, देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो। मैं उसका प्रशंसक हूं, कोई भी दल का व्यक्ति हो। मैं राजनीतिक दल जरूर बनाया हूं, लेकिन सोच हमारी अलग है और पार्टियों से। बहुत सारे व्यक्ति ये भी कहते हैं कमेंट्स में कि मैं कांग्रेस का दलाल हूं, कांग्रेस का एजेंट हूं। तमाम सारे उनकी मानसिकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, बोलने की आजादी है। गालियों को एक लंबी लिस्ट लगी रहती है, डेली देखता हूं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप देखते होंगे हजारों की संख्या में कमेंट्स आते हैं। गाली मुझे कौन देते हैं? जिनके पास ज्ञान नहीं है, राजनीतिक जानते नहीं, वो गुलाम हैं। उन गुलामों को रखा गया है गाली देने के लिए, वो गुलाम है। और गुलाम कभी कुछ बोलते नहीं, जो आज्ञा होता है आका का, वो आज्ञा का पालन करते हैं। तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, दबा के गालियां दो, सुबह शाम दो, मैं तो कहता हूं माइक लगा के गाली दो, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि मैं देश के लिए, समाज के लिए निकला हूं। कौन क्या बोलता है, कौन मेरे विषय में क्या टिप्पणी करता है, इन बातों का मैं कोई मतलब नहीं रखता। एक चीज और, विनय दुबे जी, वो भी एक काफी संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए। मैं उनका एक देख रहा था, उनका बयान, वो भी गालियों से काफी आहत होके टिप्पणी कर रहे थे। अगर इन सब चीजों से घबरा जाओगे विनय दुबे जी, तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? वो कहावत सुने हैं आप, बच्चा बच्चा जानता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो जो भौंकते हैं भौंकने दो, अपने आप थक के बदल जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आज मुझे गाली दे रहे हैं, कल वो मेरे सबसे बड़े फैन, मेरे सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। क्योंकि जब उनका सच्चाई उनके सामने आएगी, और जो अंधभक्ति का पर्दा एक पड़ा हुआ है आंखों के आगे, उससे जब वो बाहर निकलेंगे, तो वो धनेश्वर महतो को ही सही कहेंगे। बहुत जल्दी ऐसा आएगा, बहुत जल्दी ऐसा आएगा। इसके लिए बहुत ही जल्दी आएगा, और बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ फैलाने की राजनीतिक, नफरत की राजनीतिक, इससे भी देशवासियों को छुटकारा मिलेगा बहुत जल्दी। क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में लोगों का भ्रम करोड़ों की संख्या में दूर हो गया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, जो इनके गोदी मीडिया है, उन्होंने सर्वे कराया, किसी चैनल ने दिखाया कि नरेंद्र मोदी को 92% आदमी रिजेक्ट करता है, कोई 97, कोई 87, कोई 80 से नीचे किसी चैनल पे नहीं, अभी वर्तमान स्थिति के अंदर। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 बारी जनता को गुमराह करके मत लिया है, झूठ बोल के मत लिया है, जुमला बोल के मत लिया है। तो मोदी की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। देश की जनता मोदी जी की राजनीति को बढ़िया से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुकी है, और वो रिजल्ट आपको बिहार में। अभी एक चीज और मैं कह रहा हूं आरएसएस के कार्यकर्ताओं से और भक्तों से, ये बहुत कोई राजनीतिक दल नहीं बोलेगा आपसे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं आया हूं। मैंने तो पीछे कुछ दिन पहले मेरे से बहुत सारे आदमियों ने एक क्वेश्चन किया कि आप हिंदू के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक लफ्ज कोई बता दे मेरा हिंदू के खिलाफ। आप नरेंद्र मोदी को हिंदू कहोगे, योगी आदित्यनाथ को हिंदू कहोगे, आसाराम बापू को हिंदू कहोगे, चिन्मयानंद स्वामी को हिंदू कहोगे, ये हिंदू कहलाने के लायक हैं? ये हिंदू के नाम पे कलंक है। सनातनी धर्म को यदि बदनाम किया है
तो इन लोगों ने बदनाम किया है। सनातन धर्म का मतलब है शरण देना, जान लेना नहीं हमारा काम, वो तो विधाता का काम है। हम किसी की जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जिंदगी क्यों ले सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं? क्यों नफरत करता हूं? अभी एक किताब महाराष्ट्र के एक आईपीएस ने लिखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या आरएसएस फैलाता है, नफरत फैलाता है देश में। कभी आप नफरत फैलाता है ये, उसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। आपको बहुत पॉइंटली बात, अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत पॉइंटली बात बोल रहा हूं, आप मेरी बात को गौर करिएगा। 15-16% की हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन है। सबसे पहले नंबर 1, 850 वर्ष मुसलमानों ने शासन किया हमारे देश के अंदर। आप सोच लीजिए, तो शासन किया 850 साल कुछ होते हैं, पता नहीं 15 या 20 से 30 पीढ़ी खत्म हो गई होगी, तब हिंदू समाज कभी खतरे में नहीं आया। पॉइंटली बात कह रहा हूं। 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया है भारत के ऊपर, तब हिंदू समाज खतरे में नहीं आया। लेकिन मात्र 6, ये 7वां साल जा रहा है मोदी शासनकाल का, इस 6 साल में राष्ट्रपति हिंदू, देश के सारे लगभग मुख्यमंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, तब हिंदू खतरे में आज हमारा देश आ गया है। ये सोचिए। और चुनाव के समय में बारीकी समझ लो भाई, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो और उस पर अध्ययन करना। जिसकी भारत में 15-16% पॉपुलेशन है, वो चुनाव के समय में किसी मंदिर में मांस फेंक सकता है? थोड़ा सा सोचने की बात है। क्यों मांस फेंकेगा? सोचिए, कोई ये दिखाया जाता है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी किसी मुसलमान ने, बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी मुसलमान ने, सिर्फ चुनाव में मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो। सिर्फ चुनाव के जब 2-3 महीने या 6 महीने रहते हैं, तो ये आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो जाती है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो जाती है? इस पे कभी गौर किया है? चुनावी फायदा लेने के लिए। तभी तो हिंदू मुसलमान करेगा ना। और इससे लाभ मुसलमानों को होगा या है हिंदू पार्टी को होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को होती है। मुसलमान को क्या पड़ी है किसी आरएसएस कार्यकर्ता को मारने की चुनाव के समय में? या मुसलमान को क्या पड़ी है कि चुनाव के समय में किसी मंदिर में गौ का मांस फेंकने का, या मस्जिद के अंदर ये सुअर का मांस फेंकने का? ये बारीकी बात बता रहा हूं, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं बताएगा। ये अध्ययन करने की बात है। इससे फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को, और ये खुद ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कराते हैं। नाम देते हैं मुसलमान का, ये खुद हत्या कराते हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी कराती है, आरएसएस कराता है, ताकि उसको वोट बैंक की राजनीति का लाभ मिल सके। अब उदाहरण आप लेना चाहेंगे? 2014 में चुनाव थे लोकसभा के, 2013 में लास्ट के अंदर दिसंबर या नवंबर में, मैं ध्यान से नहीं हूं, लेकिन जो गांधी मैदान में जो चुनावी रैली हुई थी, आपको याद है? 14 बम फूटे थे। 14 कभी सुना है? 14 बम गांधी मैदान में पटना में फोड़े गए थे, और उसमें मरे थे कौन? सारे हिंदू मरे थे। और नाम क्या दिया गया था? कि मोदी को मारने के लिए बम लगाया गया है। थोड़ा सा बात की बारीकी को आप समझिए। यदि मोदी को मारना होता तो मोदी जी के मंच के नीचे नहीं लगाता बम। आप तर्क समझिए, बम कहां फूटे थे? सारे जहां पब्लिक की भीड़ थी वहां पे बम फूटे थे। और वहां पे मंच से भाषण क्या दिया जा रहा था?
कि भैया पटाखे कम फोड़ो। और मोदी जी वहां मंच से क्या भाषण दे रहे थे, मैं मरने से नहीं डरता हूं। उसे पता था कि भैया मेरे नीचे कोई थोड़ी ना मंच के नीचे बम लगा हुआ है, बम तो हमने लगवाया हुआ है पब्लिक में। ये राजनीतिक चीजें समझने की जरूरत है। मैं जान रहा हूं क्या बोल रहा हूं, बहुत मिर्ची लगेगी भाजपा वालों को, हो सकता है कल मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये भाजपा को, आरएसएस के लोगों को हजम नहीं होगा। अगर मेरी हत्या हुई तो समझ लेना मैं मरने से नहीं डरता हूं। डरता तो मैं बोलता नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या बोलता हूं, बहुत सोच समझ के बोलता हूं, एक एक लफ्ज सोच समझ के बोलता हूं। मेरा काम है देश की जनता को जगाना, मेरा काम है, मेरा मकसद है आपको जगाना कि कैसे ये नेता अपनी दाल रोटी सेकने के लिए कैसे जनता को उपयोग करते हैं, कैसे अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाते हैं। इनका क्या जाता है, आगे नाथ ना पीछे पक्का, ये तो सत्ता के लिए आए हैं। देखो योगी आदित्यनाथ रंडुआ है, नरेंद्र मोदी रंडुआ है, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, राहुल गांधी, ये सब ने एक फैशन बना लिया है, शादी नहीं करना है, ऐश मौज दुनिया भर का लेंगे। नीतीश कुमार को ही देख लो बिहार में, जग जाहिर है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बिहार का चुनाव 2 महीने बाद है। मैं तो चुनाव आयोग से फिर प्रार्थना कर रहा हूं कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव का डेट आगे बढ़ाया जाए। जब वातावरण बढ़िया रहेगा तो चुनाव कराएं बिहार का। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। मां भगवती आप सबको सतबुद्धि दे। सीताराम। जय हिंद।